हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और जैसा कि हम आप लेकर आए हैं, आपका ये सेशन जो हम लेकर आए हैं फ्रेंड, ये आपका 6 चैप्टर से लेके और 10 चैप्टर तक रहेगा। इस वीडियो में भी हम कितने 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे फ्रेंड, 6 से लेके और 10 तक फ्रेंड्स। ठीक है, 6, 7, 8 और 9, 10। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो आई आपकी फर्स्ट पेपर की फ्रेंड, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेपर लेकर आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे 5-5 करके सेट कराएंगे आप लोगों का। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से, मतलब कि 6 चैप्टर जो है वो है वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र कब आया था? ये आपका आया था 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 ईस्वी में आपका आया था 1854 में आया था फ्रेंड्स। 1854 ईस्वी में आया था फ्रेंड, वुड डिस्पैच जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। तो वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो वुड का घोषणा पत्र जो है आपका 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये फ्रेंड्स एक क्विक रिवीजन है फ्रेंड। ठीक है, ये जो हम करवा रहे हैं यहाँ पे एक क्विक रिवीजन की तरह आप लीजिएगा, जल्दी जल्दी कराएंगे। इसमें सभी क्वेश्चन देखेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट है, वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य था। तो वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या था फ्रेंड? ये तो सभी उपरोक्त सभी ऑप्शन दे रखा है, इसमें सभी उद्देश्य थे इसमें। चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कब बने? तो कब बने थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष बनेंगे 1854 ईस्वी में बनेंगे, और इसी में अध्यक्ष बन गए थे। और ये वुड डिस्पैच भी आपका 1854 ईस्वी में आया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है आपका, कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? तो राष्ट्रीय घोषणा नीति कब की थी? तो 19 जुलाई 1854 ईस्वी को कर दी थी। चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को क्या नाम दिया गया? तो इनके आज्ञा पत्र को क्या नाम दिया गया? ये सभी आज्ञा पत्र का नाम दिया गया था फ्रेंड। शिक्षा के आदेश पत्र, घोषणा पत्र, महाधिकार पत्र, ये सभी हैं। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में किस भाषा को महत्व दिया गया है? कौन सी भाषा को महत्व दिया गया है फ्रेंड चार्ल्स वुड के डिस्पैच में? तो इनको इसमें दिया गया था फ्रेंड्स, ओनली वन भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था, इसमें दोनों भाषा का प्रयोग किया गया था। प्राच्य भाषा और पाश्चात्य भाषा दोनों का यूज किया गया था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स वुड की आज्ञा पत्र के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है इसमें फ्रेंड्स? तो इसमें कौन सी भाषा नहीं है फ्रेंड? तो अंग्रेजी जो है आपका, कौन सी भाषा चाहिए उच्च माध्यम के लिए? कौन सी भाषा चाहिए? तो अंग्रेजी और हिंदी कह रहा था कि कौन सी भाषा चाहिए? तो दोनों भाषाएं इसमें चाहिए फ्रेंड्स, है ना। अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा का यूज इसमें किया जाएगा फ्रेंड्स। तो फिर चलिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर 3 सही हो जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं, चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में किस भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया था? किस भाषा, तो हमने बता ही दिया। अच्छा, किस भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया था? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें भी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी, अरबी और संस्कृत दोनों। यह आज्ञा पत्र वुड का भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है, तथा यह भी कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। तो मतलब भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? डॉक्टर एन बसु को कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। यह संपूर्ण भारत के लिए शिक्षा की इतनी व्यापक एवं विस्तृत योजना थी जिसमें स्थानीय व केंद्रीय शक्ति सुझाव देने के लिए साहस नहीं कर सकती थी। यह कथन किसने कहा था फ्रेंड्स? तो यह कथन जो है कहा था आपका डॉक्टर एन बसु का ही ये कथन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, 1854 का आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु है। जो कुछ उससे पहले हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है, और जो कुछ उसके बाद हुआ वह उससे निकला है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था जेम्स ने फ्रेंड्स। ठीक है, जेम्स ने यह कथन कहा था। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वुड के जो आपका वुड का घोषणा पत्र आया था, उसके आज्ञा पत्र का मुख्य दोष शिक्षा का गलत उद्देश्य था। यह सर्वोत्तम बातों जिन्हें पूर्व एवं पश्चिम दोनों प्रस्तुत करते थे, मतलब पूर्व और पश्चिम दोनों प्रस्तुत करते थे। तो इसमें क्या जाएगा? भगवान दयालदास। मतलब पूर्व में क्या था? पूर्व में हम लोग भगवान को जल चढ़ाते हैं, पूर्व से भगवान निकलते हैं, सूरज भगवान, तो उससे याद कर सकते हैं भगवान दयाल का। ठीक है, ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। अगला है, आज्ञा पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं की जानकारी नहीं दी थी, और यह भी विचार नहीं किया था कि देश में शिक्षा का धार्मिक संस्कार थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था डॉक्टर मुखर्जी ने। ठीक है, अगला है, वुड के आज्ञा पत्र के लेखकों का उद्देश्य नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि के लिए हो। मतलब बार बार क्या है, शिक्षा का मतलब आ रहा है कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि के लिए हो, शिक्षा बार बार आ रहा है। तो मतलब जब
रहा है बार बार ना, एक वर्ड को बार बार जप रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, परांजपे हो जाएगा। ठीक है, अगला है, हम इस अतिशयोक्त शब्द के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं जिसमें कुछ इतिहासकारों ने आज्ञा पत्र का वर्णन किया है और यहाँ तक कि इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। तो यह क्या आपका हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा नरुला एवं नायक का कथन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आज्ञा पत्र की संस्तुति के आधार पर 1857 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसमें किस विद्यालय की स्थापना, इन सभी विद्यालय की स्थापना हुई थी, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। अगला चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कितने अनुच्छेद का था, तो ये 100 अनुच्छेद का था। अगला वुड का आज्ञा पत्र भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र है, यह किसने कहा था। तो यह फ्रेंड्स, यह जो आपका स्टेटमेंट है यह रिचे ने कहा था, मतलब कि अधिकार पत्र किस कौन देता है, तो रिच पर्सन देते हैं अधिकार, तो इसमें रिचे हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, इससे याद कर सकते हैं। आज्ञा पत्र ने निस्यंदन सिद्धांत को अनुपयोग घोषित करके किसकी शिक्षा पर बल दिया था, तो किसकी शिक्षा पर बल दिया था फ्रेंड्स, ये इन्होंने शिक्षा किसकी शिक्षा पर बल दिया था, ये जनसाधारण लोगों की शिक्षा पर बल दिया था। अगला, आज्ञा पत्र ने व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करके समस्या के समाधान के लिए कार्य किया। किसकी समस्या के समाधान के लिए कार्य किया था, तो ये कार्य किया था बेरोजगार लोगों के लिए। ठीक है, अगला है, आज्ञा पत्र ने किस भाषा के पाठ्यक्रम को स्थान दिया था, कौन सी भाषा, किस भाषा के लिए पाठ्यक्रम का दिया था, ये दिया था देशी भाषा के लिए। अगला, आज्ञा पत्र ने किस भाषा को माध्यम बनाया था, कौन सी भाषा को माध्यम बनाया था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया था। नेक्स्ट है, आज्ञा पत्र में माध्यमिक व उच्च स्तर पर किस भाषा को महत्व दिया जाता है। आज्ञा पत्र में माध्यमिक व उच्च स्तर पर किस लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लिश को दी जाती है। आज्ञा पत्र ने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना है, कौन से विश्वविद्यालय को आदर्श माना है, तो लंदन को माना है फ्रेंड, अमेरिका को नहीं माना है, लंदन को माना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि घोषणा पत्र के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो भारत के बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए। अगला है, भारत आज्ञा पत्र में संस्कृत, अरबी और फारसी को स्थान दिया गया है, कैसा स्थान दिया गया है, ये दिया गया संपूर्ण पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। कहाँ दिया गया, संपूर्ण पाठ्यक्रम में दिया गया। अगला है, भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको फ्रेंड्स कहते हैं महाधिकार पत्र। जैसे कि हमने बताया था ना, महाधिकार पत्र है, आज्ञा पत्र हो गया, घोषणा पत्र नहीं है, नए युग का प्रारंभ हुआ इसमें, भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ महाधिकार पत्र से हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया 6, और बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, वो आपका 7 नंबर चैप्टर कौन सा, भारतीय शिक्षा आयोग, या जिसको कहते हैं हंटर आयोग, मतलब कि इंडियन एजुकेशन कमीशन या फिर हंटर कमीशन कहते हैं, जो कि कब आया, 1882 में आया है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फिर बात करते हैं अगले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, तो कब किया गया फ्रेंड्स, तो 3 फरवरी 1882 ईस्वी में किया गया। अगला, भारतीय शिक्षा आयोग की किसने नियुक्त की थी, तो किसने नियुक्त की थी, ये की थी लॉर्ड रिपन जी ने, लॉर्ड रिपन ने की थी। अगले, सन 1880 में ब्रिटिश लोकसभा द्वारा भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड रिपन को। अगला, भारतीय शिक्षा आयोग के गवर्नर जनरल ने कार्यकारिणी का सदस्य किसे बनाया था, किसको बनाया था, ये बनाया था विलियम हंटर जी को। अगला, भारतीय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है, अभी हमने बताया ही है ना। हंटर आयोग के कितने सदस्य थे फ्रेंड्स, तो 20 सदस्य थे। अगर पूछेगा कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, 21 हो जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये इतना ध्यान रखना। हंटर आयोग में कितने सदस्य भारतीय थे, इंडियन कितने, तो 7 थे इंडियन, फिर हमेशा 7 निभाते हैं इंडियन, तो वहाँ से 7 से 7 हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर, भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने सुझावों एवं संस्तुतियों का कितने पृष्ठ का प्रतिवेदन तैयार किया था, तो फ्रेंड्स ये 600 पृष्ठ का था फ्रेंड्स। आयोग ने 600 पृष्ठों का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया था, किस साल प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स, तो ये प्रस्तुत किया था आपका 1853 ईस्वी में। ठीक है, 1853, 1 साल पहले किया था, और ये बाद में घोषणा पत्र आपका आया था 1854 में। आयोग ने 600 प्रश्नों के प्रतिवेदन में कौन सा महत्वपूर्ण सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थी, कौन सी थी, तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए हंटर कमीशन की, तो किस पे डिपेंड था, ये डिपेंड था ये सभी पे, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एंड कॉलेज शिक्षा, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, सभी के लिए था। और भारतीय शिक्षा आयोग का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो भारतीय शिक्षा आयोग का मुख्य लक्ष्य आप क्या कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान दशा में खोज, मतलब देखिए हंटर आयोग मेन अगर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा पे डिपेंड था, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पे नहीं था, है ना।
ये चीज़ आपकी हो जाएगी। बट जो आयोग ने 600 पन्ने का प्रतिवेदन महत्वपूर्ण सुझाव की संस्तुत की थी वो तो सभी के लिए की थी, बट क्या हुआ था वो लागू सिर्फ प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान दशा में हुई थी, ठीक है। माध्यमिक और उच्च नहीं आएगा आपका। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के लिए कौन से वस्तुओं पर संस्तुत प्रस्तुत की थी, कौन से वस्तुओं पर की थी, उपयोग में आपका ऑप्शन डी दे रखा है, तो यही हो जाएगा सही आपका, ठीक है। अगला है भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा भाषा होनी चाहिए, कौन सी भाषा होनी चाहिए, तो फ्रेंड राजकीय भाषा होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, है ना। और नेक्स्ट है आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विधान और प्रशासन के लिए किसे आदर्श माना है, किसको आदर्श माना है फ्रेंड, तो ये माना है काउंटी काउंसिल को माना है। अगला शिक्षा अधिनियम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया, तो उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया था फ्रेंड, ये सौंपा गया था, ये चीज़ सौंपी गई थी काउंटी काउंसिल को ही सौंपी गई थी, है ना फ्रेंड। अगला है आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के किन महत्वपूर्ण पहलुओं पर संस्तुत की थी, कौन से महत्वपूर्ण पहलुओं पर संस्तुत की थी, ये की थी सभी पे की थी, वित्त विधान एवं प्रशासन देशी विद्यालय सभी पे की थी, है ना। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग में प्राथमिक शिक्षा के कौन कौन से कार्य होंगे, तो ये आपके सभी कार्य हो जाएंगे। अगला है प्राथमिक स्कूलों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन नियम बनाएगा, तो कौन नियम बनाएगा फ्रेंड, ये बनाएगा स्वायत्त शासी संस्थाएं। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय प्रशासन के लिए किन विषयों पर संस्तुति की थी, कौन से विषयों पर संस्तुति की थी, ये की थी उपयुक्त सभी पे परीक्षा प्रणाली पर, पाठ्यक्रम पर, पाठ्य पुस्तकों पर, सभी पे की थी। अगला आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण में क्या संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थी, कौन सी क्या संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थी, ये की थी सभी के लिए, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट क्वेश्चन है, आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रांतीय सरकारें कितना कोष स्थानीय निकायों को प्रदान करें, फ्रेंड, तो आपका हो जाएगा संपूर्ण आय का 1/3 एंड स्थानीय कोष का 1/8 मतलब कि हाफ, स्थानीय कोष का हाफ, तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। अगला आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से संबंधित देशी विद्यालयों का भार किसे सौंपा जाए, तो किसे सौंपा जाना चाहिए, ये भार सौंपा जाना चाहिए स्थानीय परिषद को, है ना फ्रेंड्स। अगला है सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में न केवल एक हाई स्कूल की स्थापना करना, उसके पश्चात उस जिले की माध्यमिक शिक्षा का प्रसार व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए। यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन आपका किसने कहा था फ्रेंड, यह कथन यह कथन कहा था हंटर कमीशन आयोग ने, जो कि हम पढ़ रहे हैं। यदि किसी क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा के लिए राज्य द्वारा माध्यमिक स्कूल की स्थापना आवश्यक प्रतीत हो तो सहायता अनुदान प्रणाली पर आधारित हो। यह कथन किसने कहा था, यह कथन कहा था हंटर आयोग ने। एंड लास्ट क्वेश्चन है, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को कितने भागों में, तो आ और बा दोनों में बांटा था, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर सी फ्रेंड, ये आपका उत्तर माला होगी, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। 8 नंबर चैप्टर में है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, लॉर्ड कर्जन्स एजुकेशन पॉलिसी। तो चलिए इसको भी देखते हैं फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं बगैर कोई क्वेश्चन छोड़े फ्रेंड्स, है ना। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, सन 1889 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किए गए थे, तो कौन नियुक्त किए गए थे, लॉर्ड कर्जन नियुक्त किए थे। लॉर्ड कर्जन किस सभ्यता का पोषक था, तो ये था पाश्चात्य सभ्यता का। अगला, लॉर्ड कर्जन ने कौन सा सम्मेलन गठित किया था, तो इसमें आपका हो जाएगा शिमला शिक्षा सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ, शिमला शिक्षा सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1901 ईस्वी में। एंड अगला विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पारित किया गया था आपका 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने शिमला में भारत की उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन आयोजन किया था, जिसे कहा जाता है उसे फ्रेंड शिमला अकार्ड ही कहा जाता है ना फ्रेंड्स। तो शिमला की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें शिमला से अभी बता रहे हैं आपको एक देखिए इसमें क्वेश्चन था शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ है, तो 1901 में। इन्होंने कहा भाई साहब एक शिमला, हमको कम से कम एक ही शिमला दे दो, ठीक है। और इसमें कहा गया शिमला अकार्ड कहाँ हुआ, इन्होंने कहा एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन हुआ। अरे उन्होंने कहा भाई गुप्त तरीके से ही दे दो, मतलब सीक्रेट में ही दे दो, एक शिमला हमको दे दो। शिमला शिक्षा सम्मेलन कितने दिनों तक चला, 15 दिनों तक। कहा कि भाई 15 दिनों में एक बार ही दे दो, मतलब 1901 है तो 15 दिनों में एक बार ही हमको शिमला दे दो। शिक्षा शिमला से कितने प्रस्ताव पारित हुए, कहा कि 150 प्रस्ताव। कहा भाई तुम चाहे 150 रुपये हमसे ले लो, बट मुझको एक शिमला 15 दिन में चाहिए ही चाहिए। इसका इन्होंने क्या गुप्त सीक्रेट शिक्षा सम्मेलन किया, ठीक है, समझ गए।
और शिक्षा सम्मेलन शिमला शिक्षा सम्मेलन जो है किसे नहीं बुलाया गया, शिक्षा सम्मेलन में किसको नहीं बुलाया गया था, तो फ्रेंड इंडियन को नहीं बुलाया गया था। ये लोग शिमला खरीदने नहीं दे रहे थे, है ना। चलिए ये हो गया शिमला की बात। अगला क्वेश्चन है शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के समस्त क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण होता है, तो किसका होता है फ्रेंड्स, ये आपका नियंत्रण होता है सरकार का होता है। अगला शिक्षा नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्रेंड्स केंद्र के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा किया जाता है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका लंदन विश्वविद्यालय का नवीनीकरण किस सन में हुआ, लंदन विश्वविद्यालय का नवीनीकरण किस सन में हुआ, ये हुआ था 1898 ईस्वी में। अगला लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय की स्थापना का आधार किस विद्यालय को माना था, तो ये माना था लंदन विश्वविद्यालय को माना था, है ना। तो फिर चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सन 1902 में किसे आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, सन 1902 में किसको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, ये बनाया गया था सर थॉमस रेले को। 1902 में आयोग की नियुक्ति के पश्चात किसे प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, किसे प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, ये नियुक्त किया था, ये भी दोनों को, मतलब डॉक्टर गुरदास बनर्जी को और सैयद हसन विलग्रामी को। अगला लॉर्ड कर्जन ने जाँच के विषय से संबंधित अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था, कि अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1902 ईस्वी में। अगला है आयोग ने विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित क्या सुझाव दिए थे, तो इन्होंने फ्रेंड्स क्या सुझाव दिए थे, सभी सुझाव दिए थे, ये आपके हो जाएंगे। आयोग ने शिक्षण व्यवस्था के संबंध में क्या सुझाव दिए, तो ये भी आपके राइट आंसर सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है आयोग ने संबंध महाविद्यालय प्रबंध व प्रशासन के लिए क्या सुझाव दिए, तो इसमें भी आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आयोग ने अध्यापकों की नियुक्ति पर कार्य किसे सौंपा था, तो किसे सौंपा था फ्रेंड्स, ये कार्य सौंपा था विश्वविद्यालय पर, यूनिवर्सिटी को। हंटर आयोग में कौन से भारतीय सदस्य थे, तो कौन से भारतीय सदस्य थे, तो ये फ्रेंड ये तीनों थे, आनंद मोहन दास, भूदेव मुखर्जी और केटी तैलंग, ये तीनों थे फ्रेंड्स, है ना। अगला क्वेश्चन है सन 1882 ईस्वी से चली आई तटस्थता की नीति का किसने त्याग किया था फ्रेंड्स, ये त्याग किया था लॉर्ड कर्जन ने। अगला इंग्लैंड में 1902 ईस्वी में गैर सरकारी विद्यालयों पर किसके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा नियंत्रण स्थापित ये किया गया था, बाल्फोर अधिनियम के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के संबंध में संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर किस पर बल दिया था, तो ये चीज़ किस पर बल दिया था, इन्होंने गुणात्मक उन्नत पर दिया था। 1882 ईस्वी से प्राथमिक शिक्षा की धीमी गति का क्या कारण था, तो धीमी आर्थिक, मतलब रुपए जब आर्थिक ही नहीं होगा तो सही बात है, धीमी गति पड़ जाती है अच्छे लोगों की। कर्जन ने सब कुछ तो रुपयों से, आर्थिक से ही, पूंजी से होता है। कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कौन से कार्य किए थे, तो ये सभी कार्य किए थे लॉर्ड कर्जन ने फ्रेंड्स। चलिए फिर देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अच्छा, तो ये आपका खत्म हो गया फ्रेंड्स, यहाँ यहीं तक था, कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 9 नंबर सैंडलर आयोग जो आपका आया था वो 1917 में आया था फ्रेंड, 1917 में आया था। और इसका एक अन्य नाम भी है कि क्या नाम है, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी इसको कहते हैं, सैंडलर आयोग को, ठीक है फ्रेंड। इतना मैंने बता दिया। चलिए फिर एक एक क्वेश्चन देखते हैं इसके भी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1916 ईस्वी में। अगला है कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आशुतोष मुखर्जी थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, तो ये आपकी स्थापना हुई थी 1917 ईस्वी में। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो ये थे आपके माइकल सैंडलर। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो माइकल सैंडलर। कलकत्ता विश्वविद्यालय की आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को और किस नाम से जानते हैं, तो फ्रेंड सैंडलर आयोग के नाम से जानते हैं। अगला कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य कौन थे, इसके सदस्य फ्रेंड्स कौन थे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के, तो ये आपके सदस्य थे ये इसमें आप 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से ऑप्शन 1 दे रखा है डी, उपयुक्त सभी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट है सैंडलर आयोग ने जाँच के विषय क्या थे, सैंडलर आयोग के जांच के विषय क्या बताए थे, तो इन्होंने सभी जांच के विषय बताए थे, ये सारे जांच के विषय हैं। अगला सैंडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी 1917 ईस्वी में फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडलर आयोग की रिपोर्ट कितने भागों में प्रस्तुत की गई थी, अब हमको भाग बताना है कितने भागों में प्रस्तुत की गई थी। तो सैंडलर आयोग की जो रिपोर्ट है वो 13 भागों में प्रस्तुत गई थी। आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्या दोष थे, आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्या दोष थे, तो ये सभी दोष थे फ्रेंड्स। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए थे, क्या क्या सुझाव दिए थे, तो ये भी आपके सभी सुझाव दिए थे।
अगला है कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्या दोष हैं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के फ्रेंड्स ये छात्रों की संख्या अधिक है, ये दोस्त है फ्रेंड्स। छात्रों की संख्या अधिक है तो ये तो अच्छी चीज़ है ना। कल विश्वविद्यालय में जितने लोग आएंगे, जितने लोग पढ़ेंगे, साक्षर होंगे तो अच्छी चीज़ है। इसमें इन्होंने क्या दोस्त है तो ये दोस्त बता रखा है, ये चीज़ गलत थी इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय का। तो ये है आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स कितने वर्ष होता है। तो फ्रेंड जैसा अभी चला आ रहा है 3 वर्ष का स्नातक डिग्री कोर्स होता है। अगला है आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में कितने कोर्सों को चलाने का सुझाव दिया था। तो कोर्स कौन सा, एक पास कोर्स हो गया, एक ऑनर्स कोर्स हो गया, दोनों कोर्स। तो कोर्स तो आजकल न जाने कौन कौन से कर चल रहे हैं। फिर तो विश्वविद्यालय में कौन सी समिति स्थापित की जाए। तो कौन सी, कोर्ट या सिंडिकेट। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, कोर्ट और सिंडिकेट दोनों। विश्वविद्यालय में किन विषयों की उच्च शिक्षा देने पर बल दिया गया है। कौन सी शिक्षा। तो इनमें भाई सभी, चिकित्सा भी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, व्यावसायिक शिक्षा, सभी शिक्षा पर देने का बल दिया गया है। अगला आपका है सेंट्रल आयोग ने स्त्री शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए थे। तो सेंट्रल आयोग स्त्री शिक्षा से संबंधित फ्रेंड्स क्या सुझाव दिए थे। आपका राइट आंसर उपयुक्त ए बी दोनों फ्रेंड्स, यही हो जाएगा राइट आंसर। 19 क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स क्या रखा है, प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए आयोग ने क्या सुझाव दिए थे फ्रेंड्स। तो क्या सुझाव दिए थे, तो इसमें से आपका उपयुक्त डी हो जाएगी। सभी सुझाव दिए थे, परीक्षा की व्यवस्था, सफल छात्रों की उपलब्धि और प्रौद्योगिकी शिक्षा में। अधिकतर फ्रेंड्स 99% जो है आपका उपयुक्त डी वाला ही ऑप्शन सही जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सुझाव एवं सूचना का सतत स्रोत रहा है। भारतीय शिक्षा का इतिहास में इसकी क्या महत्ता असीम है। यह कथन किसने कहा था। यह कथन फ्रेंड्स किसने कहा था। यह कथन आपका कहा था आर्थर मैथ्यू का है। ये आर्थर मैथ्यू का कथन है फ्रेंड्स, आर्थर मैथ्यू ने कहा था। अगला ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1920 में हुई थी। अगर पूछ ले कि आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो उसका भी आंसर 1920 ही होगा। ठीक है। अगला है कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने किस सन में जनता के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की मांग की थी। तो किस सन में की थी फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की मांग किस सन में की थी। ये की थी आपका, ये क्या हो गया, ये फ्रेंड्स ये की थी आपका 1906 ईस्वी में। ठीक है। बंगाल में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया गया। तो किस वर्ष किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन फ्रेंड्स। तो ये किस वर्ष नहीं, किसने किया था। तो गुरुदास ने जी ने किया था। अगर सेंट्रल कमीशन की सिफारिशों का उच्च शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा था उच्च शिक्षा का सेंट्रल आयोग का फ्रेंड्स। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था, वेरी गुड। भारत में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी, कब की गई थी। तो 1921 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद ने रॉयल कमीशन की नियुक्ति कब की। तो रॉयल कमीशन की नियुक्ति कब की थी फ्रेंड्स। तो की थी 1927 में, 1927 में की थी 8 नवंबर। तो अधिकतर 3 ऑप्शन है बट 1927 आप ध्यान रखिएगा। रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स। तो ये आपके जॉर्ज साइमन। रॉयल कौन होता है, साई से याद कर सकते हैं, साईं बाबा रॉयल है ना। और रॉयल कमीशन क्या किस नाम से जाना जाता है। तो ये साई कमीशन के ही नाम से जाना जाता है फ्रेंड। ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं आज के लास्ट चैप्टर की फ्रेंड्स, जो कि है 10 नंबर पे। और ये है फ्रेंड्स वर्धा शिक्षा आयोग। वर्धा शिक्षा आयोग कब आया था। ये आपका आया था 1937 में, 1937 में आया था फ्रेंड। वर्धा शिक्षा आयोग के अन्य नाम है जैसे बुनियादी शिक्षा है, इंग्लिश में बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं, और इसको फ्रेंड्स क्या करते हैं, और वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं, और अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन भी किसे कहते हैं, बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन को ही कहते हैं, वर्धा शिक्षा योजना को ही कहते हैं। इसके कई नाम है फ्रेंड्स, जो जितने नाम थे हमने सब आपको बता दिए। अब एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया था। तो कब किया था, आपका किया था 1935 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ, ये हुआ था 1935 ईस्वी में। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था आपका जुलाई 1937 ईस्वी में। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड। तो ये आपका हुआ था फ्रेंड्स गुजरात में, है ना। अगला अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था। तो ये शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था, ये हुआ था 22-23 अक्टूबर 1937 ईस्वी में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किसने किया था। अब किसने किया था, तो ये किया था वर्धा के मारवाड़ी स्कूल ने। अगला अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ये नाम से जाना जाता है वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से। साक्षरता न तो शिक्षा का प्रारंभ है और न अंत है। ठीक है। ना तो शिक्षा का प्रारंभ है, ना अंत है। यह विभिन्न साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित किया जाता है फ्रेंड। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी फ्रेंड्स गांधी जी ने कही थी।
एंड ये बात गांधी जी ने कही थी साक्षरता से रिलेटेड, और वही तो लाए थे वर्धा शिक्षा आंदोलन। और बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अखिल भारतीय सम्मेलन में गांधी जी ने कौन से शिक्षा योजना प्रस्तुत की, कौन से, तो बेसिक शिक्षा लाए थे गांधी जी, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वास्तविक शिक्षा वह है जो बालकों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनसे अंदर से बाहर प्रकट करें और उद्दीपन करें। ये भी गांधी जी ने ही कहा था। वास्तविक शिक्षा से रिलेटेड फ्रेंड किसने कहा था, तो गांधी जी ने ही कहा था। अगली बात की जाए कि वर्धा या बेसिक शिक्षा किस पर आधारित है, तो ये फ्रेंड उपयुक्त सभी पर आधारित है। सभी पे इसमें आ जाएगा, शिल्प पर, प्राथमिक शिक्षा पर, निःशुल्क, सभी पर। शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने किस पर बल दिया था, किस चीज़ पर बल दिया था गांधी जी ने, तो गांधी जी ने फ्रेंड्स बल उपयुक्त सभी पे दिया था फ्रेंड। जैसे अनिवार्य शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, सभी पे बल दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष तक दी जानी थी, तो 7 वर्ष तक दी जानी चाहिए। गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बताया था, तो इन्होंने बताया था फ्रेंड्स। बात की जाए, इन्होंने मातृभाषा कहा था, इन्होंने मदर टंग कहा था, जिसकी अपनी जो भी लैंग्वेज है फ्रेंड उसमें बात करेगा, उसमें पढ़ाई माध्यमिक शिक्षा उसको उसी में दी जाएगी। शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, तो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है फ्रेंड्स, शिक्षा का केंद्र बिंदु है हस्तशिल्प। अगला फ्रेंड्स बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो नई तालीम की योजना तैयार करने के लिए कौन सी समिति गठन की गई थी। नई तालीम किसने दी थी, तो दी थी डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के अध्यक्ष ये किसकी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की ही जो समिति थी उन्हीं की समिति की अध्यक्षता की गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन कब किया गया था, तो फ्रेंड्स गठन की बात की जाए तो ये गठन किया गया था 1937 ईस्वी में। जाकिर हुसैन समिति ने दूसरी रिपोर्ट कब लाए थे, ये लाए थे 1938 में। अगला है, अगले ही साल लाए थे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 हो गया, 1939 में ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को और क्या कहा गया, तो और क्या कहा गया, तो हिंदुस्तान तालीम संघ भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है। अगला, गांधी जी की शिक्षा योजना को क्या कहा जाता है, तो गांधी जी की शिक्षा योजना को आपको पता है, ये सभी वर्ड कहते हैं, बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा, बेसिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन आपका, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रखा है कि बेसिक शिक्षा बच्चों को, चाहे वे नगरों के हों या ग्रामों के हों, भारत में सब में से सर्वोत्तम एवं स्थायी बातों से जोड़ती है। ये बात किसने कही थी, ये बात फ्रेंड गांधी जी का स्टेटमेंट है, गांधी जी ने कही थी। वर्धा शिक्षा योजना में कितने वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, कितने वर्ष, तो 6 से 14 वर्ष के लिए। वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, तो फ्रेंड निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। ठीक फ्रेंड्स, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें बुनियादी शिक्षा योजना को कब लागू किया गया था, बुनियादी शिक्षा योजना को कब लागू किया गया था, आई तो थी 1937 में, बट लागू किया गया था 1 साल के बाद 1938 ईस्वी में। ठीक है, 1938 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने शिक्षा योजना पर विचार करने के लिए किस समिति की स्थापना की थी, तो खेर समिति की स्थापना की थी। ठीक फ्रेंड, चलिए फिर बात करते हैं और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा हो गया क्या, कंप्लीट हो गया फ्रेंड। तो फ्रेंड आपका आज का सेशन यहीं तक था फ्रेंड्स, और फिर हम आगे लाएंगे आपका 11 से 15 तक का नेक्स्ट फिर में लाएंगे। अब हम बात की जाए तो हम लाएंगे फ्रेंड नेक्स्ट पेपर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको कैसा सेशन लगा फ्रेंड, लाइक एंड शेयर कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।